एक कहानी सुना रहा हूँ आपको, जिसका उन्वान है शांति। ये कहानी दिल्ली से निकलने वाले शमा मैगज़ीन में 1998 के अप्रैल इशू में शाये हुई थी। दिल की टूटी हुई दीवार पे कमबख्त एक काला कौवा आके बैठ गया था और अब उसकी काएँ काएँ सुनकर जहन थक गया था। हालांकि मैंने उसे बहुत समझाया, काले कौवे मत बोल यहाँ, अब कौन यहाँ है आने वाला, मगर वो कौवा ही क्या जो चुप हो जाए। इसलिए मैंने ज़ोर से हुश किया। कौवा अपने पर फैला के उड़ गया, लेकिन उसके परों की फड़फड़ाहट की मानिंद अब मेरा दिल धड़क रहा था। अभी अभी मेरी शांति से फ़ोन पर बात हुई थी। शांति बीमार है, लेकिन उसका दिमाग जाग रहा है। वो इस बीमारी की वजह से अपने प्रोग्राम अपसेट नहीं कर सकती। उसे अगले हफ्ते अपनी कंपनी के लिए शोरूम का इफ्तिताह बेंगलोर में करना है। सारा प्रोग्राम तय हो चुका है। मंत्री जी आकर रिबन काटेंगे, पहली ख़रीदारी फिल्म स्टार करेंगे, फिर पहले दिन हर 100 रुपये की बिक्री के साथ इनामी कूपन मिलेंगे और दूसरे दिन शाम 5 बजे तक इकट्ठा तमाम कूपनों पर एक कार इनाम में निकलेगी। शांति बता रही थी कि शोरूम तकरीबन डेकोरेट हो चुका है। कार आकर शोरूम के सामने एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी कर दी गई है और उसे रिबन के रिबन से तोहफे की शक्ल में लपेट दिया गया है। सब कुछ निक सुख से दुरुस्त है, बस ठीक नहीं है तो शांति की तबीयत, मगर उसे उसकी क्या परवाह। और आज मैं उससे इस तरह कुछ कह भी नहीं पाया जैसा कि मैंने चंद साल पहले उससे कहा था। यूनिवर्सिटी में नई ऑफ़र मिलने पर अचानक एक दिन शांति ने फैसला कर लिया कि अब वो मुझसे अलग रहेगी। हालांकि मैं उसके साथ नई जगह जाने को भी तैयार था, लेकिन वो बोली नहीं, बस मैं अकेले रहूँगी। शांति का और मेरा मिलाप भी अजीब हुआ था। वो एक आम सी पार्टी थी जो शहर के एक आला होटल में बिजनेसमैन और आला अफसरों की मोहब्बत के इजहार के लिए मुनक्किद की गई थी। ऐसी पार्टियों में आज़ाद और ख़ूबसूरत औरतें तो हाथों हाथ ही ली जाती, और अगर वो पढ़ी लिखी हों, कुछ इंटेलेक्चुअल किस्म की भी हों, तो बस सोने पर सुहागा। उसके इर्द गिर्द तो अच्छे अच्छे चक्कर काट जाते हैं। शांति में यही सारी खूबियाँ कूट कूट कर भरी थी। और शांति तो प्रोफेसर शांति कहलाती थी, गो कि उन दिनों वो नई नई लेक्चरर हुई थी, लेकिन भंवरों ने झूम झूम कर उसे प्रोफेसर शांति कहना शुरू कर दिया था। और इस भिनभिनाहट में शांति भी किसी फूल की तरह खिल उठी थी। और इन्हीं दिनों मैंने भी बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स मुकम्मल करने के बाद अपनी ख़ानदानी बिज़नेस के पेशे को नई शक्ल देना शुरू की थी। इसलिए वो अफसरान जिनकी दस्तरस्त में कोटे और परमिट होते और वो मंत्री जिनकी रियासत में ठेके होते थे, मेरे शिकार थे। इसलिए शहर की किसी भी ऐसी महफिल में जहाँ उनका गुज़र हो, मेरी मौजूदगी न हो, ये नामुमकिन था। फिर इस तरह इन महफिलों की जान से रोक न लग जाए, ये कैसे हो सकता था। इस तरह शांति की पर्सनालिटी का मैं शिकार हो गया, और शिकार भी ऐसा कि ज़िंदगी में अशांति फैल गई। और एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के उसके डिपार्टमेंट पहुंच गया। मुझे देखते ही वो चहक कर बोली, आओ गुप्ता, आज यूनिवर्सिटी कैसे निकला है? कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है? हाँ, एक ठेका लेने का इरादा है। मैंने भी चहक कर उससे कहा, कैसा ठेका? उसने मुझे सामने बैठने का इशारा करते हुए पूछा। मैंने उसके कमरे का जायज़ा लिया। एक मेज़ कुर्सी, साइड में एक बुक शेल्फ, एक फाइलिंग कैबिनेट और छोटा सा साफ़ सुथरा कमरा। खिड़की के पीछे शायद एक झाड़ी थी, और जो झाड़ी जो है उसको सड़क के हिस्से से अलग कर रही थी। अच्छा खूबसूरत माहौल था। मैंने आहिस्ता से कहा, दरअसल शांति, इस वक्त मैं एक प्रपोज़ल लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। ज़रा सा रुक कर मैंने कहा, दरअसल मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ। शादी? शांति ने हैरत से मुझे देखा, फिर मुस्करा कर बोली, वो क्यों? मैंने भी बेझिझक कहा कि मैं काफ़ी दिनों से तुमको देख रहा हूँ, बहुत सी पार्टियों में तुमसे मुलाकात भी हुई है।
मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। लेकिन गुप्ता, शादी तो एक घटिया इंस्टीट्यूशन है, ख़ासकर औरतों के लिए। मर्द तो मौज मस्ती करते हैं और औरत ख्वामखा बिंदिया लगाए, सिंदूर काढ़े, पतिव्रता के रूप में तमाम उम्र गंवा देती है। हम लोग मिलते तो हैं, चलो कुछ और वक्त इकट्ठे गुजारेंगे। ये शादी वादी कुछ अपनी समझ में नहीं आती। मुझे उसके जवाब से कुछ मायूसी नहीं हुई, क्योंकि मैं ठहरा बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन के लिए ज़रा सहारा आगे बढ़ने को चाहिए। शांति का इतना कह देना ही काफ़ी था कि चलो कुछ और वक्त इकट्ठे गुजारेंगे। मुझे लगा मैंने बिडिंग तो कर दी है, अब सेटिंग बाकी है। फिर ये हुआ कि अब महफिलों में शांति और हम कुछ ज़्यादा ही साथ साथ दिखने लगे। शांति अब माल गनीमत नहीं रह गई थी, इसलिए लोगों ने भी संभल संभल कर उससे बात करना शुरू कर दिया था। अब किसी महफिल में शांति देर से पहुंचती तो लोग मुझसे पूछते, और मैं देर से पहुंचता तो लोग शांति से दरियाफ़त करते। यूँ गैर महसूस तरीके पर हम लोगों के नाम जुड़ने लगे थे। एक रोज़ फिर मैंने शादी की बात की। उसने फिर वही कहा, यार मैं अभी तक मुस्तकिल किसी के साथ रहने के बारे में नहीं तय कर पा रही। फिर अलग हो गई तो तुम कहोगे कि धोखा दिया, और लोग भी ताना देंगे। इन सब कर्मों को झेलने से क्या फ़ायदा? वैसे भी अब मैं तुम्हारे साथी तो हूँ, रोज़ तो हम लोग मिलते हैं। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग मैत्री करार कर लेते हैं। ये एक तरह का दोस्ती का और साथ रहने का कॉन्ट्रैक्ट है कि हम लोग इकट्ठा रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और अगर जी घबराया तो अलग हो जाएंगे। इस तरह शांति मेरे साथ आकर रहने लगी। हम लोगों की ज़िंदगी वैसे ही गुजर रही थी। शांति पहले रीडर हो गई, फिर कुछ साल बाद एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए उसको ऑफ़र आ गई। कुछ तो उसकी खुदादाद ज़हानत और कुछ खूबसूरती ने तरक्की की सीढ़ियाँ आसानी से तय करने में उसकी मदद की। प्रोफेसर शिप मिलते के साथ ही वो दूसरी जगह जाने को तैयार हो गई। हम लोगों को 5 साल इकट्ठा रहते गुजर गए थे। मुझे उसकी आदत सी बन गई थी, इसलिए उसके जाने की ज़िद पर मुझे बड़ा गुस्सा आया। जब मैंने रोकने की बहुत कोशिश की तो वो बोली, देखो भाई, मैं तुम्हारी बेहाता बीवी तो हूँ नहीं। और फिर मुझे याद आ गया कि हम लोगों को जब 2 साल इकट्ठा रहते गुजर गए थे तो एक रोज़ मिसिज़ वर्मा ने शांति से पूछा था कि तुम्हारे यहाँ बच्चे क्यों नहीं होते। शांति ने जवाब दिया था कि अभी वो ज़हनी तौर से उसके लिए तैयार नहीं। क्यों? मिसिज़ वर्मा ने पूछा। पता नहीं, मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि इसके साथ हमेशा रह सकूँगी। मिसिज़ वर्मा ने वही क्यों दोहराया था। दरअसल गुप्ता एक रोमांटिक किस्म का आदमी है, और मैं इसके बच्चे पैदा करने में लग जाऊँगी और ये कहीं और इश्क कर लेगा। तो क्या हुआ, हमारे मर्द ऐसा करते ही हैं। औरतों को ये त्याग तो करना ही पड़ता है। बस मुझे इसी त्याग व्याग से कुछ दिलचस्पी नहीं। फिर मुझे अभी बहुत कुछ आगे करना भी है। तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मोहब्बत तो मैं नहीं जानती। हाँ, अच्छा लगता है, इंसान बहुत अच्छा है, इसीलिए तो उसके साथ रहती हूँ। लेकिन मेरी भी तो एक अपनी ज़िंदगी है, मैं अपनी इनफरादियत खोना नहीं चाहती। इस तरह मैं शांति को रोक सकने का कोई जवाज़ नहीं रखता था, और वो चली गई। नई जगह जाकर वो बीमार हो गई। मैं अक्सर उससे फ़ोन पर बात करता रहता, लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि उसे मेरी ज़रूरत है। मेरे दिल ने मुझे बहुत समझाया कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन फिर दिल ही से आवाज़ निकली कि वो मेरी बीवी थोड़ी है। दिल ही ने फिर कहा कि दोस्त तो है, साथी तो थी, लेकिन दिल ही की आवाज़ उठी कि अगर दोस्त है तो दोस्त से कह क्यों नहीं सकती कि उसे उसकी ज़रूरत है। एक दिन मैंने उसे समझाने की कोशिश की, देखो, इंसान को की ज़रूरियात बड़ी अजीब क़िस्म की होती हैं। जैसे एक वेजिटेरियन हूँ मैं, जब किसी नई जगह जाता हूँ तो सबसे पहले ऐसे अच्छे रेस्टोरेंट तलाश करता हूँ जहाँ मैं आला वेज खाना खा सकूँ। इस तरह एक अकेली औरत को ज़रूरत होती है एक ऐसे आशिक की, नहीं बल्कि आशिक लफ्ज़ ज़रा बेहुदा लगता है, एक ऐसे दोस्त की जिसके दिल में उसके लिए उसके तई अक़ीदत और मोहब्बत दोनों हों, ताकि वो वक्त और बेवक्त उसके काम आ सके। इसलिए उसको चाहिए कि थोड़ी शय देकर किसी को अपने करीब ले आए, कि वो इसको डॉक्टर के पास तो ले जा सके, दवा तो ला के दे सके, और ठीक दिनों में आकर शाम को बेधड़क कुछ गप लगा सके। वरना ज़िंदगी की वीरानी अगर एक बार उस पर हावी हो गई तो फिर वो तरक्की ख्वाब जो देख रही है अधूरे रह जाएंगे।
ये सब कहने में तो बड़ा अजीब सा लगा था, मगर दुनिया में होता कुछ ऐसा ही है। अकेली औरत की ज़िंदगी गुजारने में किसी मर्द के सहारे की बड़ी ज़रूरत होती है, चाहे उसके पीछे कोई भी बुरा ताल्लुक़ ना हो, लेकिन एक स्कैंडल तो बनता ही है, और कभी कभी ये स्कैंडल उसकी हिफाजत का ज़ामिन भी बन जाता है। यूँ 2 साल पहले उसके भी एक स्कैंडल की खबर मुझको मिली थी, जो उसके एक स्टूडेंट के साथ बना था। और एक अजीब बात हुई थी कि मेरे दिल में किसी जलन, हसद या रश्क का एहसास नहीं हुआ था, बल्कि एक गोना सुकून मिला था कि कम से कम इसकी देखभाल तो कर रहा होगा, अब वो अकेली तो नहीं होगी। इतने अरसे वो मेरे साथ रही थी, लेकिन अजीब ताल्लुक़ उससे बना था। यूँ अगर बीवी अलग जाकर रहने लगती तो पता नहीं दिल पर क्या गुजरती। लेकिन एहसासात का ये अंदाज़ शायद इसलिए पैदा हुआ था कि वो एक आज़ाद इंडिपेंडेंट औरत थी। शायद मर्द का ज़हनी ताल्लुक़ उसी औरत के साथ शदीद होता है जो उस पर इन्हिसार करती है, उस पर डिपेंडेंट होती है। उसकी हिफाजत और प्रोटेक्शन का एहसास भी मर्द के दिल में तभी जागता है। वरना शायद कुछ दिनों बाद पता चला कि शांति ने यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दी और सरकार के ट्रेड डेवलपमेंट के महकमे से मुंसलिक हो गई, और यूरोप, गल्फ़ और मुख्तलिफ़ ममालिक में होने वाले तिजारती मेलों में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। वो अब हर दम उड़ती रहती है। एक बार उससे बात हुई थी, बड़े दोस्ताना लहजे में कहने लगी, तुम अपना कारोबार फैलाते क्यों नहीं? मैं मदद कर सकती हूँ। लेकिन मैं ठहरा ख़ानदानी कारोबारी, जहाँ पुश्त दर पुश्त ये सबक सिखाया जाता है कि कारोबार इतना फैलाओ जितना घोड़े की तरह तुम्हारे घुटनों में दबा रहे। नए दौलतियों की तरह किसी भी ढंग से पैसा कमाना मेरी फितरत में नहीं था। थोड़े अरसे बाद शांति ने फिर अपनी जॉब बदल दी। अब वो एक मल्टीनेशनल में कंसल्टेंट बन गई थी और उनके प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करने लगी थी, और उसी के मंसूबे और कैंपेन बना रही थी। मुल्कों घूम लेने के बाद वो इंडिया में शहरों शहरों घूम रही थी। पता नहीं शांति अभी तक अपने आप से मुतमईन नहीं हो सकी थी, उसकी तलाश जारी थी, या फिर वो अपनी ज़ात में पोशीदा तमाम जौहर खोद निकालना चाह रही थी। इसीलिए वो रिश्ते की जंजीरों में अपने आप को जकड़ने से भागती रही। आज एक नए कल्चर, एक नई तहज़ीब की सिंथेसिस हो रही है। आज एक नए कल्चर, एक नई तहज़ीब की सिंथेसिस हो रही है, और शांति उसका एक प्रोडक्ट है। औरत की वो तलाश जो अपनी ज़ात में उसने शुरू कर दी है। कहते हैं कि इंसान जब अपनी नक्ल किसी जस्तजू में लगा देता है और मौत को अपना दोस्त बना लेता है, तो ये ज़िंदगी हेच हो जाती है। शांति की जस्तजू के सामने रवायती ज़िंदगी हेच थी, और अब जिस तरह उसने मौत से दोस्ती कर ली है, पता नहीं चलता है कि वो तारिक दुनिया है या फिर उसे दुनिया की जस्तजू है जिसने उसे पामाल कर डाला। मुमकिन है शांति को अपनी इस तलाश से अतः सुकून मिलता हो, उसका दिल कामयाबियों से सरशार हो, उसके मन में शांति ही शांति भरी हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके इस तरह दुनिया में खो जाने से मेरी ज़िंदगी में अशांति ही फैली है, क्योंकि मैं शांति से बहुत प्यार जो करता हूँ।